Welcome to online class once again. Let's we start our new topic, that is calculation of national income through income method. इससे पहले अपन दो मेथड पढ़ चुके हैं by calculating of national income. It is from expenditure method and value added method. Now we have the last topic, that is income method. Yes, first we have step 1 of calculating national income through income method. There are 3 steps of calculating national income by income method. First step, we have estimate the factor payment by each firm in all the sectors of the economy during the year. यानी इस फर्स्ट स्टेप में वी नीड टू कैलकुलेट द फैक्टर पेमेंट. फैक्टर पेमेंट इट मीन्स जो हमें फैक्टर सर्विसेज के बिहाफ में मिलता है, दैट इज़ फैक्टर पेमेंट. यानी सारा फैक्टर पेमेंट ऐड करना है हमें सारी फर्म्स का एक इकनॉमी के तीनों सेक्टर में. एक इकनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. अब इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल में सेक्टर्स में जितनी भी फर्म्स हैं उन सारी फर्म्स का फैक्टर इनकम को हमें ऐड करना है. यानी कह सकते हैं हम दैट द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट इक्वल्स टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. यानी इस तरह से जो हम फैक्टर पेमेंट को ऐड करेंगे सारी सेक्टर्स का, सारी फर्म्स का, तो इस तरह से जो हमें मिलेगा दैट इज़ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम NVAFC कहते हैं. Let's see the second step. One more thing that I must tell you that last मैंने इस पेज में लिखा है the sum of factor payment equals to net value added at factor cost, that is NVAFC. अब यहाँ देखेंगे कि फैक्टर पेमेंट में मैंने क्या लिखा है. रेंट हमें मिलता है लैंड के बदले में, वेजेस अगेंस्ट लेबर, इंटरेस्ट अगेंस्ट कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपना प्रॉफिट लेता है. तो इन सब का सम जो होगा दैट सम इज कॉल्ड NVAFC. नेक्स्ट वी हैव स्टेप 2. स्टेप 2 में मैंने लिखा है दैट इज टेक द सम टोटल ऑफ NVAFC बाय ऑल द फर्म्स इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकनॉमी टू अराइव एट NDPFC. इट मीन्स जो हमने नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकाला फर्स्ट स्टेप से, यानी हमने फैक्टर पेमेंट्स को प्लस करके जो NVAFC कैलकुलेट किया है, अब हम NVAFC से NDPFC कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है फर्स्ट पॉइंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है यानी किसी भी एम्प्लॉय को हम अपनी फर्म या फैक्ट्री में या प्रोडक्शन यूनिट में एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उसे हम क्या कंपनसेशन दे रहे हैं. तो वो कंपनसेशन किस रूप में होगा, वेजेस एंड सैलरी इन कैश और इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय. सबसे पहले तो हम उसे वेजेस या सैलरी देंगे क्योंकि वो काम कर रहा है. इस वेजेस या सैलरी के अलावा हम देते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. इट मीन्स सामाजिक सुरक्षा के लिए जो देते हैं, बीमा कराते हैं, जिसे हम ESI भी कह सकते हैं या PF फंड भी कह सकते हैं या PD फंड भी कह सकते हैं. तो इस तरह से जो सोशल सिक्योरिटी फ़ंड होता है वह भी एम्प्लॉय के लिए कंपनसेशन होता है. तो हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को इस नेशनल इनकम की काउंटिंग में ऐड करेंगे. सेकेंडली मैंने लिखा है ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब यहाँ पे है इट इज़ द सम टोटल ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इट मीन्स ऑपरेटिंग सरप्लस हमें तब मिलता है जब हम कुछ काम कर रहे हैं और उस काम के बदले में हम कुछ पे कर रहे हैं. यानी हम किसी पर्सन से कोई काम करवा रहे हैं और उसके बदले में हम उसे जो दे रहे हैं, है ना. सो यह किस फॉर्म में हो सकता है, यह रॉयल्टी हो सकता है, जैसे खानों में कोयला, पत्थर वगैरह निकालने के बिहाफ में हमें रॉयल्टी पे करना होता है सरकार को, इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक को, एंड प्रॉफिट पे करना होता है
और दूसरा मैंने लिखा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम या एंटरप्रेन्योरशिप को इस और किसी तरह से होने वाली इनकम भी ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाती है। इसमें मैंने और लिखा है जैसे कि रेंट अगेंस्ट लैंड, रॉयल्टी अगेंस्ट ओनर ऑफ ग्रांटिंग द लीजिंग राइट। रॉयल्टी पे किया जाता है जब आपको कोई ओनरशिप मिली है या कोई परमिशन मिली है लीजिंग राइट की उसके बिहाफ में। इंटरेस्ट अगेंस्ट द अमाउंट पेबल टू द ओनर्स ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इन द प्रोडक्शन यूनिट। इंटरेस्ट पे किया जाता है। इंटरेस्ट एक ऐसा अमाउंट है जो पेबल किया जाता है ओनर्स ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, यानी आपने जो प्रोडक्शन यूनिट में जो भी कुछ प्लांट या मशीनरी यूज़ किया है उसके लिए जो भी फाइनेंशियल एसेट्स के लिए जो भी आपने लोन वगैरह लिया है उसके बदले में दिया जाने वाला पेमेंट, दैट पेमेंट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। डी मैंने लिखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कई तरह के हो सकते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स प्रॉफिट है, डिविडेंड प्रॉफिट है। डिविडेंड आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, जब एक कंपनी को बहुत ज़्यादा लाभ होता है तो वो अपने लाभ का यानी प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांटती है। तो शेयर होल्डर्स के जितने जितने शेयर होते हैं उतने उसके हिसाब से उन्हें डिविडेंड पे किया जाता है। प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट के पार्ट हो सकते हैं। यस, प्रॉफिट के पार्ट में मैंने आपको लिखवाया है इसमें कॉरपोरेशन टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और मैंने रिटेन्ड अर्निंग नहीं लिखा है तो आप ऑडियो से लिख लेंगे। और हो सकता है ये सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट टैक्स सेक्टर, और हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। इन दोनों को मिलाकर भी प्रॉफिट माना जाता है, यानी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, आई विल सेंड यू इट्स थ्रू इट्स व्हाट्सएप ऑल्सो। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब एक ऐसी इनकम से है दैट एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जैसे कि एक डॉक्टर है या चार्टर्ड अकाउंट है, सीए, कंसल्टेंट है, ईटीसी एक्सेट्रा। सो इन लोगों को एक से ज़्यादा ज़रियों से भी फैक्टर इनकम हो सकती है। इट मीन्स दे हैज़ 2 or more फैक्टर्स इनकम। लेट्स सी। तो इस तरह की इनकम का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि एक डॉक्टर की इनकम को अगर अपन एग्जाम्पल के रूप में लें तो एक डॉक्टर को एक हॉस्पिटल से मिलने वाली सैलरी वो उसकी इनकम है, और घर पर उसका क्लिनिक है और उस क्लिनिक पर वो पेशेंट देखता है और उससे मिलने वाली फ़ीस उसकी इनकम है। और हम कह सकते हैं कि उसकी कोई प्रॉपर्टी है जिससे उसे रेंट मिलता है, तो रेंटल प्रॉपर्टी रेंटल इनकम उसकी एक इनकम हो सकती है, फैक्टर इनकम। एंड प्रॉफिट ऑफ अ बिज़नेस ओन्ड बाय हिम, हो सकता है कि उसने डॉक्टरी पेशे के अलावा कुछ और बिज़नेस संभाल रखा हो, तो उस बिज़नेस से होने वाली इनकम। तो इस तरह की इनकम जो है वो किसी एक सोर्स से नहीं है, अलग अलग सोर्सेज से है। तो इन सारे सोर्सेज को मिलाकर जो इनकम होगी दैट इज़ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन सच केसेस टोटल इनकम इज़ एस्टिमेटेड बट नॉट इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो हम इस तरह से उसकी टोटल इनकम को एस्टिमेट करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स को नहीं। सो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ another factor payment which is added to the national income. It means हम इसे national income में ऐड करेंगे। Let's see next. Now अब तक हमने 2 स्टेप पढ़ चुके हैं। By all the 2 steps we have NDPFC equals to compensation of employee plus operating surplus plus mixed income। तो हमने ये सीखा कि NDPFC कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को प्लस करेंगे, प्लस उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस करेंगे, प्लस उसमें मिक्स्ड इनकम करेंगे। तो इन 3 टर्म को प्लस करने से NDPFC आएगा। लास्ट स्टेप जो है स्टेप 3, दैट इज़ आफ्टर एस्टिमेटिंग NDPFC वी कैन फाइंड NNPFC। बाय
NNPFC को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। सो नेशनल इनकम इक्वल्स टू NDPFC, जो कि हमने स्टेप 2 तक कैलकुलेट किया था। इसमें हम प्लस करेंगे NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस तरह से NDPFC प्लस NFIA इक्वल्स टू NNPFC। एट लास्ट मैंने समराइज करके एक्सप्लेन किया है, दैट इज़ components of national income by income method. First is compensation of employee, second operating surplus, third mixed income of self-employed, fourth net factor income from abroad. So national income equals to compensation of employee plus operating surplus plus mixed income plus NFIA. So here we have studied about the 3 steps of calculating national income through income method. Let's see the precautions that we must follow while calculating the national income. Yes, first precaution we have avoid transfer. It means national income include only factor payment. जैसा कि हम फर्स्ट स्टेप में पढ़ चुके हैं कि हम लोग केवल फैक्टर पेमेंट्स को ही प्लस करेंगे. इट मीन्स पेमेंट फॉर द सर्विसेज rendered to the production unit by the owners of the factors of production. यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने यानी एक फर्म के मालिक ने जितनी सर्विसेज ली है फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले में जो पेमेंट किया है हम उस पेमेंट को ही इसमें ऐड करेंगे. तो हमें क्या ट्रांसफ़र को अवॉइड करना है. ट्रांसफ़र्स आर यूनिलेटरल पेमेंट यानी वन साइड ट्रांजेक्शन. तो वन साइड ट्रांजेक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन द estimating of national income by income method. It means any payment for which no service is rendered is called transfer. जिसके बदले में हमने कोई सर्विस नहीं दी है, that is transfer payment. Transfer income, that it means gift, donation, charity etc are not a production activity. ये हमें production activity के बदले में नहीं मिले हैं. Hence transfer payment is not included in the national income. सेकेंड प्रिकॉशन इज़ अवॉइड कैपिटल गेन. कैपिटल गेन का मतलब यहाँ पे है कि ऐसी इनकम जो हमें सेल करने से हुई है बाय ओल्ड कार्स, ओल्ड हाउस, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स etc. तो इस तरह से पुरानी कार, पुराने मकान या दुकान या पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने से इनकम हुई है, तो उस इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की इनकम से कोई प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है. दैट इज़ वाई वी डू नॉट इंक्लूड द कैपिटल गेन इन नेशनल इनकम. थर्ड प्रिकॉशन इज़ इंक्लूड इनकम फ्रॉम सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट. इट मीन्स जब एक मकान मालिक अपने खुद के घर में रहता है तो वह किसी भी तरह का किराया नहीं भरता, लेकिन हम ये मानते हैं कि इनफैक्ट वो खुद का घर का किराया खुद अपने आप को ही पे कर रहा है. तो इसमें क्या करेंगे हम, दैट रेंट इज़ अ पेमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड. रेंट एक ऐसा पेमेंट है जो किसी सर्विस के बदले में मिला है, दैट उस मकान को उसने खुद ही कंज्यूम किया है, लेकिन हम उसका एस्टिमेशन नेशनल इनकम में ऐड करेंगे. सो इट मस्ट बी काउंटेड एज अ फैक्टर पेमेंट. एंड द लास्ट वी हैव include free service provided by the owners of the production unit. Sometime एक फर्म का मालिक अपने खुद ही रुपयों की अरेंज करता है, लेकिन उन रुपयों के लिए वो इंटरेस्ट नहीं भरता है. समटाइम वह खुद फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उसके बदले वो सैलरी नहीं लेता. समटाइम वह खुद की बिल्डिंग को प्रोडक्शन यूनिट के लिए काम में लेता है, बट उस बिल्डिंग का कोई किराया वो नहीं चार्ज करता. So it means although they do not charge, yet the service has been performed. लेकिन फिर भी माना जाए तो प्रोडक्शन यूनिट को सर्विस तो मिली ही है. सो द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दीज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. इसीलिए हम इनकी एक इम्प्यूटेड वैल्यू निकालेंगे और उसे नेशनल इनकम में ऐड करेंगे. So here we have studied the steps of the calculating national income by income method. In our next video, we do calculate the numericals question based on income method.